और उसके बाद बात करेंगे विलेज में वायरस को लेकर। जिस तरह से चारों ओर कोरोना को लेकर माहौल खराब है, यूपी में वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी टीकाकरण के लिए यूपी में वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी आई है। साथ ही साथ विलेज में वायरस को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। टीकाकरण के लिए कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 45 साल के ऊपर वाले लोगों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। सरकार ने कहा तीसरी लहर के लिए भी रहे तैयार। गांव-गांव में कोरोना की होगी टेस्टिंग। आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। वैक्सीन की कमी के चलते लिया गया फैसला। कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी रहे तैयार। यूपी में वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी, साथ ही साथ टीकाकरण के लिए अब कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 45 से ऊपर वाले लोगों को अब कराना होगा पहली डोज प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन। सरकार ने कहा तीसरी लहर के लिए भी रहें तैयार। गांव-गांव में कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। वैक्सीन की कमी के चलते लिया गया फैसला। और लगातार 45 साल के ऊपर के लोगों को अब यदि वैक्सीनेशन करवाना है तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही निर्धारित तिथि दी जाएगी लोगों को और उसी आधार पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। शहरों से गांव की ओर कोरोना, गांव में कोरोना से मचा कोहराम। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। शहरों से गांव की ओर कोरोना, गांवों में कोरोना से कोहराम। चुनावों में जीत के जश्न ने दिया कोरोना को न्योता। गांव में नहीं मिल रही व्यवस्थाएं। बिन व्यवस्था तिल तिल कर मर रहे हैं ग्रामीण। गांव में कोरोना ने पसारा पैर। न जांच न दवा, मौतें ऑन स्पॉट। गांवों में कोरोना से बढ़ रहा है कोहराम। लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं शहरों के साथ ही साथ अब गांवों में भी भारी संख्या में कोरोना से संक्रमित केस सामने आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से पंचायत चुनाव के बाद यह आंकड़ा बढ़ा है, माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद मौतों का आंकड़ा और संक्रमण का आंकड़ा गांव में भी दुगने से अधिक हो चुका है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जगह जगह गाँव में कोविड गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और उसका नतीजा अब बढ़ते संक्रमण केसेस के रूप में देखने को मिल रहा है। लगातार 4 चरणों में पंचायत चुनाव में यही तस्वीर हर जगह दिख रही है। आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पंचायत चुनाव में तमाम शिक्षकों के साथ ही साथ प्रत्याशियों से लेकर जनता तक लापरवाही दिखी। और अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आज हम विलेज में वायरस को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह शहरों से निकलकर अब गांवों की तरफ भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है, ऐसे में बड़ी बात अब यह है कि गांवों में ना तो कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं हैं और ना ही जरूरी संख्या में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता मौजूद है। ऐसे में यदि गांव में कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो किस तरह से वहां पर हालातों को काबू में किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तमाम अलग अलग जगहों का जायजा देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोपाल बरनवाल अमेठी से, प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप अवस्थी झांसी से, सूरज सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ अनवर रजा बांदा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले
गोपाल, आपके पास आऊंगी। अमेठी की यदि हम बात करें तो अमेठी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कोरोना को लेकर आज हम बात करना चाह रहे हैं। शहरों से गांवों की ओर अब कोरोना अपने पैर पसार चुका है। अमेठी की यदि ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो संक्रमण के केस कितने हैं, और दूसरी बात, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं अमेठी में? जी गोपाल। अमेठी में भी नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 122 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इलाज के बाद ठीक होकर 111 मरीज घर लौटे हैं। जनपद में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1256 है। और अब अभी तक जिला प्रशासन के आंकड़ों के हिसाब से 90 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। जी, इसके अलावा यदि हम अमेठी में व्यवस्थाओं की बात करें, जिस तरह से मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की यदि बात की जाए तो किस तरह से उपलब्ध हो पा रही है? व्यवस्थाएं पूरी तरह से, जो सरकार के प्रशासन के दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले नजर आते हैं, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट वहाँ L2 में पहुंचता है तो पता लगता है कि अभी हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है, तो आपको L3 की तरफ बढ़ना है। ऐसे में कई ऐसे पेशेंट हैं जो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट के आएंगे। प्रमोद दीक्षित हमारे साथ इटावा से भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपके पास आएंगे, इटावा के बारे में जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से लगातार दावा किया जा रहा है कि सरकारों ने तमाम इंतजाम किए हैं गांवों से लेकर शहरों तक, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की स्थिति इटावा में क्या है, और उसके अलावा सरकार ने क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए हैं? जी, जानकारी बता दूं, जिस तरीके से कोरोना महामारी जो देश में फैली हुई है उसी को लेकर के इटावा का जो प्रशासन है पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। पर इटावा का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए उसकी तरफ से लापरवाही आए दिन देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। और रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो CSC और जो PSC जो बने हुए हैं, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र अपने जाकर के जो खुद जांच करा लेते हैं, तो जो आइसोलेट ऑटोमेटिक अपने गांव में ही हो जाते हैं। उसके बाद यदि कोई जिला अस्पताल में यदि आइसोलेट होता है और उसका कोई इलाज चलता है, तो यदि उसमें उसकी मौत होती है तो वो सरकारी आंकड़े में आते हैं। पर यदि गांव में आइसोलेट होने के बाद यदि उसकी वहां मौत हो जाती है तो वो मौतें सरकारी आंकड़े में नहीं आती। और प्रतिदिन 100 सवा 100 जो मरीज हैं प्रतिदिन इटावा के जनपद में पॉजिटिव हो रहे हैं उसके, और उसमें करीबन करीबन 5, 6, 7 लोगों की मौत रोज हो रही है। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता आगरा से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजेंद्र। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम बात कर रहे हैं अब शहर से गांव की ओर कोरोना पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है। पंचायत चुनाव के बाद गांव में केसेस में दुगनी से भी अधिक मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगरा के आसपास के गाँवों की बात करें तो क्या स्थिति है? प्रियंका, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर यहाँ आगरा में आई है, और उससे पहले की अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा था। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव हुआ है और कोरोना का कहर लगातार शहर में ही नहीं अब गांव में भी पहुंच चुका है, और उसके चलते अब प्रशासन अपनी नींद से जागा है। और उस नींद से जागने का कारण यह है कि तमाम टीमें बनाई गई हैं जो गांव में जाकर जगह जगह गांव में एक साथ इकट्ठा लोगों को करके उनकी RT-PCR और जांच कराई जा रही है। लेकिन अगर गांव की हम बात कर लेते हैं तो गांव के आलम किसी से छुपे हुए नहीं है। वहां पर कोरोना के मरीजों की अलावा अगर देखा जाए तो अन्य बीमारियों का भी इलाज नहीं है। मात्र रेफलिंग सेंटर बनकर वो रह गए हैं, जहां पर ना तो नर्सेज हैं ना ही वहां डॉक्टर हैं। तमाम तस्वीरें देखते हैं को मिलती हैं कि वहां नर्सें ड्यूटी से गायब हैं, डॉक्टर वहां आते नहीं हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन इतनी देर बाद नींद से जागा है, जब तमाम हजारों की तादाद में मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। और पंचायत चुनाव के बाद अब ये आंकड़ा लगातार गांव में फैला जा चुका है। अगर आगरा की हम बात कर लेते हैं तो जगनेर, खंदौली और फतेहाबाद में तमाम यहाँ कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। तो एक शहर में हम देखा जाता है कि शहर में कॉलोनी या एक अपार्टमेंट या जो बस्ती होती है वहां तक ये सीमित होता है। लेकिन गांव के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में बैठते हैं, क्योंकि जो गांव का पुराना चलन चला आ रहा है कि एक चौपाल पर बैठना है, घर घर के आसपास लोग देखे जा सकते हैं। तो अब ये कोरोना गांव में ही फैल चुका है। और जिस तरह से प्रशासन दावे कर रहा है कि सरकारी अस्पतालों के गांव में क्या हालात होते हैं ये सभी लोग जानते हैं, प्रशासन भी जानता है। अब आकर जांच का दौर जारी हो चुका है। जैसे कि कल फतेहाबाद में 100 लोगों की टेस्टिंग की गई, वहां सभी लोग नेगेटिव आए। जगनेर में कुछ लोग पॉजिटिव आए, खंदौली क्षेत्र में कुछ लोग पॉजिटिव आए। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव हुआ उसके चलते ये बिल्कुल प्रशासन मान रहा है कि आगरा में भी जो कोरोना है वो देहात में पहुंच चुका है। और प्रियंका, अब जो मरीज आ रहे हैं देहात में
जो मरीज कोरोना के मिल रहे हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा है और कहीं ना कहीं ये एक नुकसानदायक साबित होगा। जिस तरह से जांच की जा रही है अब, ये जांच शायद पहले होती तो शायद कुछ अंकुश लगाया जा सकता था, लेकिन कोरोना के चलते आगरा में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन 83 घंटे का था, उसके बाद सूबे के मुखिया द्वारा ये लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया और सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन आगरा के साथ साथ शहरी इलाकों में, लेकिन अब ये कोरोना का पैर गांव की तरफ भी चल चुका है और ये हालात हैं जो तमाम मरीज मिल रहे हैं और ये चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। बादा से हमारे साथ अनवर रजा भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अनवर, आपसे जानकारी चाहेंगे, गाँव में जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, सुविधाओं की यहाँ पर खास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं बांदा में है? क्योंकि गाँव में जहाँ की भी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ना तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं और ना ही प्रशासन और शासन ने इसके लिए कोई योजना तैयार की है। का बिल्कुल बात सही बात है। बताना चाहूंगा कि आज भी बांदा में 2 की मौत हुई है, जबकि अब तक बांदा में 120 लोग मर चुके हैं। और पहले रही बात ग्रामीणों की, तो हम बता रहे हैं कि 35% गांव में कोरोना था। वो रही बात आंकड़ों की और मौतों की और जो अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उनकी बात, जो आंकड़ेबाज डॉक्टर हैं उनकी बात हम करेंगे, तो ये जो आंकड़ों में जो चला रहे हैं, जो किताबी और कागजों में जो दवाइयां दे रहे हैं। जी अनवर, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ कॉलर देहरादून से मुन्ना जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं यही कोरोना के बारे में पूछना चाहती हूँ, जी ये कब तक खत्म होगा, कब तक क्या करेंगे? हम तो घर में बैठे हैं, काम है नहीं, रोजी रोटी है नहीं, क्या सरकार हमारी मदद करेंगे? जी फिलहाल तो जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं उस हिसाब से मई का ये महीना बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में आपको अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करना ही बेहतर होगा। उसके बाद जिस तरह की जानकारी आएगी हम आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुनिया। वापस गाजियाबाद से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी विजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अपने विचार रखें। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे 18 मार्च को मेरे वैक्सीन लगी थी जी जी। उसके बाद 17 अप्रैल को मतलब मेरे को कोविड हो गया जी, तो मैं घर में ही क्वारंटाइन हो गया जी, इलाज चलता रहा। मैं अब स्वस्थ हूँ। 2 तारीख को मैं अपने रूम से बाहर भी आ गया जी, है ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझको 18 मई को पूरे 8 हफ्ते हो जाएंगे और कोविड से बाहर निकलने 15 दिन हो जाएंगे, तो मुझे अब वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? जी, जिस तरह की जानकारी हम लोग को एक्सपर्ट से प्राप्त हुई है उसके मुताबिक कोविड से ठीक होने के 3 से 4 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव आपको यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप वैक्सीन लगवाएं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों को हम लगातार बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से शहरों से चलकर अब गांवों तक कोरोना पहुंच चुका है। पंचायत चुनाव की भी इसमें एक अहम भूमिका रही है। पंचायत चुनाव के बाद माना जा रहा है कि जो आंकड़ा कोरोना केसेस के था वो दुगने से अधिक हो चुका है गांवों में। ऐसे में व्यवस्थाओं की कमी स्वास्थ्य को लेकर पहले से गांव में बनी हुई थी। कोरोना जैसी महामारी को संभालने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार ने की है और किस तरह से आगे उनसे निपटा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अनवर, आप अपना जवाब दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद हम हमारे संवाददाता सूरज का भी रुख करेंगे। बांदा की बात करें तो लगभग 10,000 नए मतलब 10,000 कोरोना पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग 7,000 साढ़े 7,000 लोग सही हो चुके हैं। और आज जो बीमारी की बात करें तो 2 की फिर मौत हो चुकी है और इनमें से जो है लगभग 120 अब बांदा का जो आंकड़ा है मौतों का वो 120 हो चुका है। और मैं बात करना चाहूंगा जैसे जो चुनाव का जो समय चल रहा था, पंचायत चुनाव में लोग जो प्रत्याशी थे, जो वोटर थे वो होश में जोश खो बैठे। कोरोना का डर इनमें खत्म हो गया। जो कोरोना में इन्होंने जो गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। जो चुनाव हुए थे, जब 29 तारीख को बांदा में चौथे चरण का चुनाव था, तब भी इन्होंने लॉकडाउन की बहुत सारी गाइडलाइनों का अनुपालन किया और गाइडलाइन नहीं का प्रक्रिया का उन्होंने सुचारू रूप से वो नहीं किया, प्रयोग नहीं किया।
चाहे वो मास्क हो, चाहे उचित दूरी की बात कही जाए। इसी तरह जो मतगणना का समय था तब भी इसी तरह से स्थितियां हुई थी। आज बात ये करते हैं कि जो गांव में जो 35% था अब 77% हो गया है। आज भी जो जिस तरह से लोग हैं, आज लगभग 131 लोग हैं, जिसमें 83 लोग गांव के ग्रामीण लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। और रही बात आंकड़ों की, जो अधिकारी जिस तरह से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं। आंकड़ों की बात में कभी ये बात नहीं मानने को तैयार हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, कि ऑक्सीजन नहीं है। पूरी तरह से कागजों में जो जिस तरह से दवाइयां दी जा रही हैं, अब तो आशा बहुएं भी गांव-गांव में लगाई गई हैं। लगभग बांदा में भी 1403 जो हैं टीमें बनाई गई हैं और जो घर-घर जाके लोगों की जांच करेगी। तो जो बुखारों का आंकड़ा आ रहा है, जो गांव में जांच का आंकड़ा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा आ रहा है। और स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ कागजों में कार्रवाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और अनवर, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं सूर्या। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी सूर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद संपर्क हमारा टूट चुका है। यहाँ पर हमारे साथ संवाददाता सूरज सिंह भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या को लेकर हम बात करेंगे। अयोध्या के आसपास जो भी गांव हैं वहां पर सबसे पहले तो कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति, दूसरी बात यदि संक्रमण वहां पर है, बढ़ रहा है, तो सरकार ने, शासन प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो अयोध्या जनपद की स्थिति है वो जो है कह सकते हैं कि एक तरफ बेहद भयावह होती चली जा रही है। पिछले दिनों लगातार 200, 250, 300 मरीज आ रहे थे। हालांकि इधर पिछले दिनों 2-3 दिन से जो है वो रिकवरी रेट बढ़ा है। लगातार 200, 250 लोग डेली ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से अयोध्या जनपद में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा सूरज, व्यवस्थाओं की यदि हम खास तौर पर बात करें, कोरोना के मरीजों का आंकड़ा जैसे ही बढ़ता है, सबसे पहले लोगों को अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्या इसके लिए कुछ खास इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं या फिर बाकी जगहों की तरह वहां पर भी इन सब चीजों की किल्लत लगातार बनी हुई है? देखिए अभी पिछले दिनों अयोध्या जनपद में वैक्सीन भी खत्म हो गई थी। ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही। अभी परसों एक तस्वीर आई जिसमें जो है एक छोटी सी बेटी जो है वो अपनी माँ को रिक्शे पे लेकर जा रही थी और बाद में ऑक्सीजन की वजह से ही उसकी माँ की डेथ हो गई, रिक्शे पे ही डेथ हो गई। तो जो कह सकते हैं कि जो किल्लत है ये लगातार बनी हुई है। हर जनपद की यही स्थिति है, बल्कि अयोध्या की भी स्थिति जो है वो बेहद भयावह है। चाहे जो है जो CHC बनाए गए हैं या जो इनके कोविड सेंटर्स हैं, अगर उसकी बात करें तो वहां पर भी जो है लोग बिल्कुल बिना डर के ऐसे टहल रहे हैं। और जो कहें कि सुरक्षा की बात करें तो वो भी बिल्कुल कह सकते हैं कि जो कोविड को लेकर के जो भी व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। किसी भी तरीके की स्पेशल व्यवस्था जो है जिला प्रशासन ने ऐसा नहीं करके रखा है कि जिसके लिए कोविड सेंटर्स बनाए हो या फिर उसमें कुछ स्पेशल व्यवस्था किया हो। इनके पास ऑक्सीजन का अच्छा खासा स्टॉक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो अयोध्या जनपद में लगातार बनी हुई है। चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हो, उसके बाद चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो। हम लोग ट्विटर पे भी देखते हैं जो है जो मदद मांगने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ होता है ना। तो ये स्थिति जो है ये बेहद भयावह है अयोध्या जनपद की। जी बिल्कुल। प्रमोद, आपके पास आएंगे इटावा की, आपके पास प्रमोद वापस लौट कर आएंगे। देहरादून से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे जी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने विचार रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आज की डेट में जी निरंजन, अपनी बात पूरी करें कम शब्दों में। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आज की डेट में शहरों से गांव की तरफ से कोरोना धीरे धीरे पांव अपने पसार रहा है, इसके लिए शासन प्रशासन किसी तरह की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हेल्प हो, पर हो नहीं पा रही है। जी बिल्कुल। डर जैसा माहौल है सभी के ऊपर, तो ये कैसे इसको। जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए निरंजन बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, अपने तमाम संवाददाताओं से गुजारिश करेंगे आप बने रहिएगा हमारे साथ,
यहाँ पर अपने तमाम दर्शकों को हम लगातार बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं शहरों से निकलकर अब गांवों तक कोरोना पहुंच चुका है। ऐसे में खतरे की घंटी है सरकार के लिए भी। सबसे पहले तो जरूरी सुविधाओं के अभाव में गांव पहले ही जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण के केसेस बढ़ने के बाद किस तरह से सरकार गांवों के माहौल को सुधारेगी और कैसे लोगों में अधिक जागरूकता लाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं नेता। सपा नेता विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह का निधन। 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे थे विनोद सिंह। पंडित सिंह कोरोना से थे संक्रमित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोंडा से। कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं नेता। सपा नेता विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह का कोरोना से निधन। 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे थे विनोद सिंह। तस्वीरों में आप उनकी तस्वीर देख पा रहे हैं। पंडित सिंह कोरोना से थे संक्रमित, जिनका आज कोरोना के चलते निधन हुआ है। सपा के कद्दावर नेता, 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे हैं पंडित सिंह। 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह। पंडित सिंह कोरोना से थे संक्रमित। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कोरोना की चपेट में लगातार बड़े नेता भी आ रहे हैं। कोरोना की जद में तमाम प्रदेशवासियों के साथ ही साथ कई बड़े ऐसे नेता आए हैं जिनका लंबे इलाज के बाद कोरोना के चलते निधन भी हुआ है। इसी कड़ी में आज सपा नेता विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह का निधन हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं गोंडा से हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला जी। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, सपा नेता पंडित सिंह का आज निधन हुआ है कोरोना के चलते, क्या हालात थे, किस स्थिति में निधन हुआ है और क्या जरूरी सुविधाएं इन्हें मिल पाई थी? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह का निधन हुआ है, निधन होने के बाद में पूरे गोंडा जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। और लगातार जिस तरीके से ये कई महीने से जो है एडमिट थे, इनका इलाज चल रहा था और लगातार जो है अफवाहें भी उड़ रही थी। लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े नेता का निधन हुआ है कोरोना से, और इसके बाद पूरे शहर में जो है लोग जो है सदमे में हैं। और क्योंकि सपा के कद्दावर नेता माने जाते थे और विनोद कुमार पंडित सिंह जो थे वो लगातार लोगों के दिलों पे राज करते थे। और गोंडा में बेहद शोक की लहर है। लगातार इस निधन के बाद जिसको भी इसकी खबरें मिल रही है, लोग बेहद शॉक होते चले जा रहे हैं। और इनके निधन के बाद में समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से जितने बड़े ये नेता थे और लगातार लोगों के दिलों पे राज करने वाले थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति हुई है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंडित सिंह कोरोना से संक्रमित थी, कितने लंबे समय तक उनका इलाज चला और किस समय उनका निधन हुआ है? जी, इनका निधन आपसे कुछ ही घंटों पहले लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है। और कई 2-3 महीने से इनका जो है इलाज चल रहा था। लगातार ये वेंटिलेटर पे थे और बेहद ही गंभीर स्थिति बनी हुई थी। लेकिन लगातार इलाज तो इनका बेहतर हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के प्रकोप से जिस तरीके से लगातार देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो बड़े से बड़े जो नेता हैं उनको भी अब ये कोरोना बख्श नहीं रहा है। लगातार लोगों की जाने जा रही हैं और बेहद ही बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। जी बिल्कुल राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अपने दर्शकों को हम गोंडा से बड़ी खबर बता रहे हैं। गोंडा से 5 बार विधायक, सपा के मंत्री, कद्दावर नेता पंडित सिंह का निधन। और इसके बाद एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे विलेज में वायरस को लेकर। जिस तरह से आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल बरनवाल अमेठी से, प्रमोद दीक्षित इटावा से, सूरज सिंह अयोध्या से और साथ ही साथ अनवर रजा बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनवर, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरह की स्थितियों की हम बात कर रहे थे, संक्रमण की स्थिति में सबसे ज़रूरी जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो बेड की सुविधा हो, दवाइयों की हो या फिर ऑक्सीजन की,
ऑक्सीजन को लेकर लगातार किल्लत है, हर जगह मारामारी है। आज भी चाहे सरकारें जितना दावा कर लें, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ता है। यदि हम वहाँ की बात करते हैं, बांदा की बात करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड की व्यवस्था किस तरह की है बांदा में, यदि कोरोना संक्रमित मरीज वहां पर बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि टेस्टिंग को लेकर क्या किया जा रहा है, क्या बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जा रही है बांदा में? सवाल किया मैं इनका, यहाँ पर जो आने वाली जो हैं वो बाहर से आ रही हैं और कई मजदूरों को पलायन से बाहर रहते हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जांच की बात करी जाए तो किसी तरह की कोई जांच नहीं है और बसों का भी कोई निश्चित नहीं कि कितनी बसें कौन सी जगह पे आ रही हैं, कौन से बस स्टैंड पे आ रही हैं। बहुत सारी बसें जो बाहर से लाई जा रही हैं, कई ट्रेवल्स एजेंसियां हैं जो प्राइवेट तौर पर विदाउट रजिस्ट्रेशन की खुली हुई हैं। और आज भी एक खबर आई है कि जो बहुत सारे नकली जो होता है सैनिटाइजर जो होता है और मास्क जो होते हैं, सब नकली लाए जा रहे थे और पुलिस ने उनको पकड़ा है। अब जब हम लोगों ने पुलिस के इस विषय में बात करी तो पुलिस बता रही है कि अभी सैनिटाइजर की जांच चल रही है। तो ऐसी कई चीजें हैं। रही बात अस्पतालों की ऑक्सीजन की कमी की बात, रही बात तो कमियां तो बराबर चल रही हैं और अधिकारी जो आंकड़ेबाजी की बात कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमियां नहीं है और किसी तरह के लोगों को यहाँ पर पैसों से खरीदना पड़ रहा है ऑक्सीजन, लोगों को दवाइयां भी बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक जो सिंचाई विभाग में था, रोडवेज में आरटीओ में कर्मी था, उसकी मां खत्म हो गई। उसके परिजनों को, उसके दोनों बेटों को बहुत बुरी तरीके से मां की लाश पड़ी हुई थी और मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ है उनको बहुत मारा गया था। इसके बाद दूसरी जो घटना हुई है वो पुलिस वाले के साथ में हुई है। वो बेचारा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैंने पुलिस के लिए सेवा की है और कई मेडल आए हुए हैं, तब भी मुझे किसी तरीके से कोई सुविधा नहीं की गई और किसी तरीके से मुझे मदद नहीं दी गई है। और जो वहां पर प्रशासनिक जो चौकी बनाई गई थी, मेडिकल कॉलेज चौकी, उसने दरोगा से भी शिकायत की, लेकिन किसी भी प्रकार से उसकी कोई मदद नहीं की गई। आखिर में उसकी पत्नी ने उसका दम तोड़ दिया और दम तोड़ने के बाद भी उसने गुहार लगाई, पुलिस अधीक्षक को फोन किया, लेकिन किसी प्रकार की उनको कोई सुविधा नहीं मिली। रही बात ग्रामीणों की, गाँव में सबसे ज्यादा स्थिति भयानक है। वहाँ पर लोगों में डर हो रहा है। 14 दिनों में 15 मौतें हो चुकी हैं अब तक। बांदा का जो आंकड़ा है 14 दिनों में 15 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी मौतों के आंकड़े आने के बावजूद जो कोरोना में जो ढील दी जा रही है, जो कोरोना चल रहा है। और यहाँ पर अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि अपने संवाददाताओं से हम बाद में बात करेंगे। आपको लिए चलते हैं, आप प्रभारी संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जो ऑटो के होंगे हमारे भाई वो बैठेंगे और जिस मरीज को छोड़ेंगे उसके बाद उसको सैनिटाइज करेंगे, फिर कहीं कॉल आती है तो वहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा बनाया गया। और जो एम्बुलेंसेस हैं जो पहले से चलती रही हैं उनको तो उसमें ऑलरेडी सारी व्यवस्था है, सारा इंतज़ाम है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जितनी भी मदद इस बुरे वक्त में हम लोग कर सकते हैं अपनी ओर से, थोड़ा थोड़ा अगर हाथ बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों की तकलीफ़ें, लोगों के कष्ट, लोगों की पीड़ा दूर करने में शायद थोड़ी कामयाबी मिले और इसको कम करने में हम लोग भी अपनी एक छोटी सी भूमिका निभा सके, यही प्रयास है। सर, दिल्ली के संदर्भ में ऑक्सीजन की अगर बात करें तो परसों जो है जिस तरीके से केजरीवाल जी ने भी बताया कि डिमांड को पूरा किया गया था, मैच किया गया था, क्या वो कंटिन्यू रहेगी या अभी का स्टेटस क्या है, किस तरीके से? देखिए 700 मैट्रिक टन मिला है ऑक्सीजन दिल्ली को और उससे अब ज़रूर दिल्ली की व्यवस्था को चलाने में, स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने में मदद मिलेगी। इस कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। बहुत सारे ऑक्सीजन बेड्स जो हम लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं चला पा रहे थे वो चलाने में मदद मिलेगी और इसका कंटिन्यूएशन रहे और ये जितनी ज़रूरत दिल्ली को है ये मिलती रहे। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी, हाई कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी, वहाँ से केंद्र को फटकार मिली। शायद ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके पहले भी ऑक्सीजन दिल्ली को मिल सकती थी और पूरे देश को मिल सकती है। थैंक यू। तो यहाँ पर आपने सुना आप नेता संजय सिंह को और इसके बाद हम लगातार विलेज में वायरस को लेकर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं,
सबकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है। जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। हम लोग बात कर रहे हैं